गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल। आज हम सॉल्व करने वाले हैं 12 अगस्त 2020 की वर्कशीट को। अब तक आप सबको पता चली गया है कि हम रोज़ एक वर्कशीट सॉल्व करते हैं। उस वर्कशीट के अलग अलग पार्ट्स होते हैं। तो कल की वर्कशीट आपने सॉल्व करी थी मैम के साथ, जिसमें आपको इंग्लिश और सोशल साइंस की वर्कशीट थी। आज हम शुरू करते हैं और आज की आपकी जो पहली वर्कशीट है वो है इलेक्ट्रिसिटी की। इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर आपका पिछली वर्कशीट से ही स्टार्ट हुआ था, जिसमें हमने सबसे पहले स्टार्टिंग में ये पढ़ा था कि करंट क्या होता है। करंट की वर्कशीट के बिल्कुल लास्ट में एक छोटी सी डेफिनेशन दे रखी थी एक चीज़ की, जिसको हम कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन पढ़ें तो डेफिनेशन कहती है द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट कैरिंग सम करंट इज डिफाइंड एज द वर्क डन टू मूव अ यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। यानी कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने के लिए, करंट को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने के लिए जो काम किया जाएगा उसे कहेंगे पोटेंशियल डिफरेंस। तो इसको हम सिंपली भी डिफाइन कर सकते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल्स टू वर्क डन अपॉन चार्ज। जो फॉर्मूला होता है पोटेंशियल डिफरेंस का वो होता है आपका V इज इक्वल्स टू W बाय क्यू, जहाँ पे V जो होता है ये पोटेंशियल डिफरेंस है, W जो है वो वर्क डन है और Q जो है वो है चार्ज। तो Q जो चार्ज है इसका यूनिट हो जाएगा कूलम, वर्क डन का यूनिट हो जाता है जूल और पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट हो जाता है वोल्ट। तो ये आपके यूनिट्स हो गए। हम आगे पढ़ते हैं कि आगे क्या लिखा है। आगे लिखा है कि द SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, द SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस इज वोल्ट। तो जो वोल्ट होता है वो पोटेंशियल डिफरेंस का SI यूनिट है। और ये जो वोल्ट है ये भी एक साइंटिस्ट के नाम पे इसका नाम रखा गया, जिनका नाम था वोल्टा। ये एक इटालियन फिजिसिस्ट थे। फिजिसिस्ट वो व्यक्ति होता है जो फिजिक्स के क्षेत्र में काम करता है। तो उनके नाम पे वोल्टेज की SI यूनिट, अब मैंने वोल्टेज शब्द का यूज किया, आप ध्यान दीजिए, वोल्टेज और पोटेंशियल डिफरेंस दोनों सेम चीजें होती हैं। तो अगर मैं वोल्टेज बोलूं या पोटेंशियल डिफरेंस बोलूं, दोनों का मतलब सेम है, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होने का। तो अब वोल्ट की जब हम बात कर रहे हैं तो एक और डेफिनेशन को डिफाइन कर लेते हैं जो कि एग्जाम में बहुत बार आती है, वो है 1 वोल्ट। तो क्या होता है 1 वोल्ट? 1 वोल्ट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इन अ करंट कैरिंग कंडक्टर व्हेन 1 जूल ऑफ वर्क इज डन टू मूव अ चार्ज ऑफ 1 कूलम फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। यानी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक एक कूलम के चार्ज को ले जाने में अगर 1 जूल का काम किया जाएगा तो उस समय जो वोल्टेज लग रही होगी, जो पोटेंशियल डिफरेंस लग रहा होगा, वो 1 वोल्ट होगा। बहुत सिंपल है। तो 1 वोल्ट को 1 जूल अपॉन 1 कूलम, जो कि मैंने आपको अभी अभी बताया। अब वोल्ट जो वोल्टेज होती है उस वोल्टेज को मेजर कैसे करते हैं? तो पोटेंशियल डिफरेंस इज मेजर्ड बाय मींस ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर को यूज करके और इसको मेजर किया जाता है। द वोल्ट मीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल अक्रॉस द पॉइंट्स बिटवीन विच द पोटेंशियल डिफरेंस इज टू बी मेजर्ड। तो वोल्ट मीटर को वो कह रहा है कि हमेशा पैरेलल में कनेक्ट किया जाता है उन पॉइंट्स के बीच में जहां आपको पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करना है। आगे देख लेते हैं, सिंबल्स की बात करते हैं कि दूसरी साइड अब उसने क्या बोला। ये तो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में हो गया। वर्कशीट की दूसरी साइड एक दूसरी कहानी चल रही थी, वो चल रही थी इलेक्ट्रिक सर्किट के बारे में। तो इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है, बिल्कुल सरल शब्दों में अगर आपको समझाऊं, एक तार लीजिए, एक हिस्से को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल पे लगाइए, एक को नेगेटिव टर्मिनल पे लगाइए, आपका इलेक्ट्रिक सर्किट बन गया। इलेक्ट्रिक सर्किट का मतलब होता है कि एक ऐसा सर्किट, एक ऐसा रास्ता जिसका एक साइड बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल पे जुड़ा हुआ है, एक साइड नेगेटिव टर्मिनल पे जुड़ा हुआ है, बीच में आपको जो चाहे वो जोड़ लीजिए। जैसे इन्होंने तो एक बल्ब लगा रखा है, आप चाहो तो बल्ब, टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, आपके घर के अंदर जितने डिवाइसेस हैं वो एक सर्किट के अंदर कनेक्टेड है। डेफिनेशन पे जाएं तो डेफिनेशन कहती है अ कंटिन्यूअस एंड क्लोज्ड पाथ ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक सर्किट। इफ द सर्किट इज ओपन और ब्रोकन एनीवेयर द करंट स्टॉप्स फ्लोइंग। एन इलेक्ट्रिक सर्किट कंप्राइजेज अ सेल, अ प्लग, इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स एंड अ कनेक्टिंग वायर। तो अगर आप किसी सर्किट को देखेंगे तो उसमें आपको दिखेगा कि एक बैटरी होती है, एक की होती है, की को हम प्लग भी कहते हैं और कई जगह की को स्विच भी कहा जाता है। एक एम मीटर लगा होता है, कुछ सर्किट्स में एक वोल्ट मीटर भी लगा देते हैं। तो एम मीटर, वोल्ट मीटर दोनों ही लग सकते हैं, उसमें कोई परेशानी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। तो आगे है सिंबल्स। अब क्या होता है कि साइंस में बेटा हमेशा हम सिंबल्स को यूज करते हैं
सिंबल्स को यूज़ करने से क्या होता है कि आपको चीज़ों को लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती, आप उनको बिना लिखे सिर्फ साइन के थ्रू उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये सारा का सारा रिप्रेजेंटेशन सिग्नल्स के थ्रू ही, सिंबल्स के थ्रू ही होता है। अब देखिए, कनेक्टिंग वायर का सिंबल क्या होता है? स्ट्रेट लाइन। रेजिस्टर का सिंबल होता है एक जिगजैग लाइन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है रेजिस्टर, क्योंकि अभी आगे जो आपकी आगे की वर्कशीट्स आएंगी उसमें इसका बहुत यूज़ होगा। सेल, अगर एक बड़ी लाइन एक छोटी लाइन तो सेल, और अगर एक से ज़्यादा बड़ी छोटी लाइन हो गई तो वो साथ जुड़ के सेल बन जाती है बैटरी। उसके बाद आती है जी की, ओपन की, क्लोज की, मतलब खुली हुई चाबी, बंद हुई चाबी। चाबी का मतलब यहाँ पे होता है बटन। तो अगर आपने अपना इलेक्ट्रिक स्विच यानी कि बटन ऑन कर दिया है तो वो हो जाएगा क्लोज्ड की, और अगर आपने बटन को ऑफ कर दिया तो वो हो जाएगा ओपन की। तो अब आगे बढ़ते हैं, कुछ और हैं बैटरी के अलावा। अगर आप देखोगे तो बल्ब का दे रखा है, आपको पता ही है। एम मीटर का दे रखा है, वोल्ट मीटर का दे रखा है। इसका एक और तरीका भी होता है एम मीटर को बनाने का। सिंपल आपने ऐसे बनाया, गोला डाला, उस पर ए लिखा, आपका एम मीटर बन गया। सिंपल लाइन डाली, गोला डाला, बीच में वी लिखा, आपका वोल्ट मीटर बन गया। तो अगर आप इतना जटिल चित्र ना बनाना चाहो, उतना मुश्किल सा चित्र नहीं बनाना चाहो, तो नॉर्मल भी बन जाएगा। अब है जी क्वेश्चन, वो कहता है लेट अस डू सम प्रैक्टिस। तो प्रैक्टिस कर लेते हैं। प्रैक्टिस का पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज मेंट बाय सेइंग दैट पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इज 1 वोल्ट। कहता है कि इसका क्या मतलब है कि अगर आप कहते हैं कि 2 पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट है, तो मैंने आपके सामने आंसर लिखा हुआ है दैट 1 वोल्ट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स in a current carrying conductor when 1 joule of work is done to move a charge of 1 coulomb from one point to another। एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट 1 कूलम चार्ज को ले जाने के लिए जब 1 जूल का काम किया जाएगा उसे कहेंगे कि वो 1 वोल्ट है। दूसरी चीज़ उसने बोली कि ड्रॉ द सिंबल्स ऑफ द गिवन कंपोनेंट। सिंबल बनाने हैं जी आपको, तो बहुत आसान है। पहला है बैटरी, ये बनी आपके सामने बैटरी। दूसरा है सेल, तो अगर आप बैटरी की जगह ऐसे बना दोगे, एक बड़ा एक छोटा कनेक्टेड, इसको लिखो प्लस, इसको लिखो माइनस, ये हो गया आपका सेल। फिर लिखा है जी रजिस्टर। रजिस्टर भी बहुत इजी है। रजिस्टर बनाने के लिए स्ट्रेट लाइन खींची, जिगजैग जिगजैग जिगजैग, रजिस्टर हो गया। और क्लोज्ड की दोनों ही बना लो, ओपन की क्लोज की। तो बिल्कुल सरल सा डायग्राम है आपके सामने बना हुआ है, इसीलिए इसका आंसर मैं लिखूंगा नहीं, बस दिखा दिया आपको कि कैसे करना, आप कर लोगे, इतना भरोसा मुझे आप पे है। तीसरा प्रश्न है, नेम द डिवाइस दैट हेल्प्स टू मेंटेन पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस अ कंडक्टर। तो पोटेंशियल डिफरेंस कौन मेंटेन करता है? याद रखिए, बैटरी हेल्प्स टू मेंटेन द पोटेंशियल डिफरेंस। किसी भी सर्किट में पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन करने का काम बैटरी करती है। आगे बढ़ते हैं। चौथा क्वेश्चन है, डिफरेंशिएट बिटवीन ओपन सर्किट एंड क्लोज्ड सर्किट। कि ओपन सर्किट और क्लोज सर्किट में डिफरेंस करो। तो हमने कर दिया जी आपके सामने, ओपन सर्किट का डायग्राम बना दिया जिसमें की ओपन है, क्लोज सर्किट का डायग्राम बना दिया जिसमें की क्लोज्ड है। ये देखा ना, यहाँ पे होल है तो यहाँ पे मैंने डॉट डाल दिया, यहाँ पे नहीं डाला। जहाँ नहीं डाला वो ओपन, जहाँ डाल दिया वो क्लोज्ड। और लिखा भी है कि यहाँ की ओपन है और यहाँ की क्लोज्ड है। यहाँ करंट फ्लो नहीं कर सकता, यहाँ करंट फ्लो कर सकता है। तो बच्चों, ये आपके आज की वर्कशीट के आंसर्स हैं। आगे बढ़ते हैं हम आज की दूसरी वर्कशीट पे और देखते हैं कि आज की दूसरी वर्कशीट किस चीज़ की है। तो आज की दूसरी वर्कशीट मैथ्स की है और मैथ्स में एक और चैप्टर स्टार्ट कर दिया। आज का चैप्टर है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, इंट्रोडक्शन टू अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। वो कहता है कंप्लीट द फॉलोइंग पैटर्न। पैटर्न में लिखा है 1 2 3, तो 1 2 3 के बाद क्या होगा? 4 5 6। भाई आपको दिख ही रहा है 1 2 3 4, तो आगे क्या हो जाएगा? 5 6 7 8। फिर उसने बोला जी 100, फिर 80, फिर 60, देखते ही पता लग रहा है जी 40, फिर 20, फिर 0, क्योंकि हर किसी में 20 कम होता जा रहा है। फिर वो कह रहा है 6 6 6 6, तो आगे हम भी लिख देते हैं जी 6 6 6 6, जो आप लिखोगे वही हम लिख देंगे। तो उसने कहा ये देखो जी ये। अब वो कह रहा है कि इसको देख के, इन सबको देख के यहाँ लिखो पैटर्न क्या है। पैटर्न पहला वाला, तो पहले वाले की फर्स्ट टर्म क्या थी? यहाँ देखो फर्स्ट टर्म क्या थी? फर्स्ट टर्म थी 1। डिफरेंस बिटवीन 2 टर्म्स, और ए पहली और दूसरी टर्म के बीच में क्या डिफरेंस है? तो अगर आप पहली और दूसरी टर्म के बीच में डिफरेंस देखोगे तो 2 - 1 कितना हो गया? 1। और लास्ट टर्म कितनी हो गई? अब देखो जी, लास्ट टर्म वैसे तो इनकी लिखी हुई लास्ट टर्म 4 है और हमारी लिखी हुई लास्ट टर्म 8 है, ठीक है। और इसको अगर एक स्टेप और आगे ले जाओगे तो ये -20 हो जाएगा और आगे जाके। दूसरा है, उसने बोला कि दूसरे वाले में देखो, दूसरे वाले में देख लेते हैं जी बी पार्ट में। फर्स्ट टर्म क्या है? फर्स्ट टर्म तो 100 है, 100 लिख दिया हमने।
दो टर्म्स के बीच में डिफरेंस, अब इसमें डिफरेंस माइनस में आएगा क्योंकि 80 में से 100 जाएगा तो -20 आएगा। और लास्ट टर्म क्या है, इनकी लिखी हुई लास्ट टर्म 60 है और हमारी लिखी हुई लास्ट टर्म -20 है। फिर है जी सी पार्ट, वगैरह 6 6 6 6, फर्स्ट टर्म क्या है जी 6 है और दो टर्म्स का डिफरेंस क्या है, सारी टर्म सेम है, डिफरेंस तो 0 है। और इसकी लास्ट टर्म हमारी भी 6 थी और इसकी भी 6 थी, तो आपके सामने है आंसर जो पहले टेबल का है। इसको मैंने वैसे नॉर्मली भी सॉल्व करके रखा था इस तरीके से। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन वो कहता है जी, उसने हमें बोला पैटर्न देख रहा है वो कह रहा है सैलरी ऑफ, राइट द पैटर्न्स लिखने हैं, जिसमें पहला पार्ट है सैलरी ऑफ अ पर्सन स्टार्टिंग एट 12,000 इंक्रीजिंग ₹500 एनुअली। मतलब एक आदमी की सैलरी जो है वो 12,000 रुपये है और हर साल 500 पे बढ़ जाती है। तो मैंने ये कर दिया आपके सामने सॉल्व। मैंने कहा जी 12,000 थी, अगले साल 500 बढ़ जाएगी, 12,500 हो जाएगी, फिर अगले साल 500 बढ़ जाएगी, 13,000 हो जाएगी। अब ये तो मैंने 500 ऐड करके दिखाया। हम चाहें तो सिंपल भी तो कर सकते हैं, 12,000 फिर 12,500 फिर 500 बढ़ा 13,000 फिर 500 बढ़ा 13,500 फिर 14,000 और फिर 14,500, ऐसे तो जितनी मर्जी आप लिख लो। दूसरा पार्ट इसका है, वो कह रहा है विदड्रॉइंग एन अमाउंट ऑफ 200 मंथली फ्रॉम अ बैंक हैविंग 5,000 बैलेंस एट स्टार्टिंग। किसी बैंक में स्टार्टिंग में 5,000 रुपये हैं और हर महीने 200 रुपये निकालने हैं। तो मैंने कहा जी पहले महीने तो 5,000 हो गए, दूसरे महीने 5,000 माइनस 200 4800, फिर 4800 माइनस 200, मतलब 200 कह रहा हूँ मैं, 200 4600। तो ये अगर 5,000 4800 4600 4400 4200 एंड 4,000 बढ़ता जाएगा इस तरीके से ही। आपके सामने है आपके दोनों आंसर, पहला भी और दूसरा भी पैटर्न लिखा हुआ। कर लीजिए फटाफट नोट डाउन बच्चों। चलिए अब आगे बढ़ गए। आगे वो कहता है एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज अ लिस्ट ऑफ नंबर्स इन विच ईच टर्म इज ऑब्टेन्ड by adding a fixed number to the preceding term except for the first term. General formula of an AP is a plus d, a plus 2d, a plus 3d, a plus 4d, a plus 5d. ये जनरल फॉर्मूला है, इसको आप कहीं भी लगा के AP निकाल सकते हो। और AP के अंदर बेसिक क्या दिया हुआ है, फर्स्ट टर्म को कहते हैं जी A, प्लेस ऑफ nth टर्म को कहते हैं AN, और जो फिक्स नंबर होता है, कॉमन डिफरेंस होता है, उसे निकालने का फॉर्मूला होता है अगली वाली टर्म में से पिछली वाली टर्म को माइनस कर दो, जो मैंने आपको अभी सिखाया भी था। एग्जाम्पल दे रखा है, राइट द फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ द गिवन फर्स्ट टर्म इन द कॉमन डिफरेंस। वो कह रहे जी फर्स्ट टर्म कॉमन डिफरेंस दिया हुआ, 4 AP की टर्म्स लिखो। तो फॉर्मूला सिंपल हो जाएगा, A, ये वाला फॉर्मूला लगेगा A, फिर A प्लस डी, फिर A प्लस 2D, फिर A प्लस 3D। तो A हो गया जी 4, A प्लस D क्या होगा, A प्लस D की वैल्यू है -3, तो 4 - 3 1, A प्लस 2D, तो A हो गया आपका 4 2 और D की वैल्यू -3, तो ये हो जाएगा 3 2 6, 4 - 6 2, और तीसरा आया -5, तो आपकी AP बन गई 1। पहली टर्म आई 4, फिर आई 1, फिर आया -2 और फिर आया -5, ये आपकी AP आ गई। आगे बढ़ते हैं, AP आपके सामने लिखा भी हुआ है। ऐसे ही दूसरा उन्होंने दे रखा है। उसके बाद उन्होंने हमें कहा कि ट्राई योरसेल्फ, कि आप खुद सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। अब ये बहुत ध्यान से समझेंगे। तो पहला है विच ऑफ द फॉलोइंग आर AP, राइट यस एंड नो, इनमें से कौन सा AP है। तो पहला है 2 4 8 16। बेटा देखने पे लगता है कि AP है, बहुत मज़ा आता है इसको देख के कि हाँ ये तो AP है, बट अगर मैं ध्यान से देखूँ तो 2 4 8 16, मैं क्या करता हूँ 4 में से 2 माइनस करता हूँ, 8 में से 4 माइनस करता हूँ और 16 में से 8 माइनस करता हूँ। चेक करता हूँ कि तीनों को माइनस करने पे जो नंबर आता है वो क्या आता है। अगर वो नंबर आया सेम तो ये AP है, अगर वो नंबर सेम नहीं आया तो ये AP नहीं है। तो 2 4 - 2 करने पे 2, 8 - 4 करने पे 4 और 16 - 8 करने पे 8, ये तो 3 अलग अलग नंबर आ गए। और अगर 3 अलग अलग नंबर आ गए तो ये AP हो ही नहीं सकता। अगला देखते हैं, 0 - 4 - 8 - 12। तो मैंने कहा भाई -4 - 0 -8 -4, सिर्फ 2 ही टर्म्स को इसमें चेक कर लिया। आप किन्हीं भी 2 को चेक करके चेक कर सकते हैं। -4 - 0 -4 -8, और ये ऊपर माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो -8 + 4 -4। देखा भैया दोनों बराबर हैं, तो यस इट इज़ एन AP, ये एक AP है। फिर लिखा है A 2A 3A 4A,
तो इसमें मैंने कहा जी 2a माइनस ए, 3a माइनस 2a और 4a माइनस 3a। यहाँ ऐसा इसलिए क्योंकि बड़ा कन्फ्यूजिंग सा लग रहा था, a वाला नंबर AP कैसे हो जाता। फिर 2a माइनस ए किया तो a आ गया, 3a माइनस 2a किया तो a आ गया, 4a माइनस 3a किया तो भी a आ गया। a अगर सब इक्वल है तो इसका मतलब ये AP है। अगला क्वेश्चन जो हमारा था उसमें उसने बोला हुआ है कि फॉर द गिवन AP राइट द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। फर्स्ट टर्म लिखो और कॉमन डिफरेंस लिखो। तो यहाँ तो ऐसे ही पता लग जाएगा, फर्स्ट टर्म पहले वाले की 34 है और दूसरे वाले की -5 है। कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए माइनस करेंगे, 32 माइनस 34 -2 और -1 -5, तो -1 -5 -1 +5 हो जाएगा और आंसर आ जाएगा 4। तो पहले वाले का A हो गया 34, D हो गया -2, दूसरे वाले का A -5 और D हो गया 4। चेक कर लेते हैं, ये मैंने सॉल्व भी कर रखा आपके सामने, तो आप चाहो तो सॉल्यूशन भी देख सकते हो और सॉल्यूशन नोट डाउन भी कर सकते हो। वैसे मैं ये आपको कहूँगा कि आप क्वेश्चन देख के सॉल्यूशन से हेल्प लो, लेकिन सॉल्यूशन को चीटिंग मत करो, सॉल्यूशन को देख के साइड पर रख दो, फिर खुद सॉल्व करो वर्कशीट को। तीसरा क्वेश्चन है फाइंड फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ AP। पहले AP की फर्स्ट 4 टर्म्स निकालो। A 10 दिया है, D 10 दिया है, तो हमने कहा जी A 10 दिया, D 10 दिया, फॉर्मूला लगा लिया, A प्लस D, A प्लस 2D, A प्लस 3D। तो A हो गया 10, A प्लस D यानी 10 प्लस 10 20, A प्लस 2D यानी 10 प्लस 20 30, A प्लस 3D यानी 10 प्लस 30 तो 40। AP हो गया 10 20 30 40। दूसरे में A दे रखा है 1 और D दे रखा है 1/2, तो A हो गया 1, A प्लस D यानी 1 प्लस 1/2 यानी 3/2, A प्लस 2D यानी 1 प्लस 2 इंटू 1/2, तो ये हो जाएगा 2/2 प्लस इंटू 1/2 तो 1 और 1 प्लस 1 कितना हो गया 2। ऐसे ही 1 प्लस 3 1/2 तो ये हो जाएगा 5/2, तो ये आपके सामने आ गया। और थर्ड इसका आप चेक कर लीजिए, ये सॉल्व कर रखा, A -2 था, D 5 था, AP सीधे सीधे बन गया -2 3 8 13 और 8, इसके मैंने 5 टर्म निकाल दी। तो आपके सामने है आज की मैथ्स की वर्कशीट का पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन। आगे बढ़ते हैं आज की अगली वर्कशीट पर, देखते हैं अगली वर्कशीट किस चीज़ की है। आज की तीसरी वर्कशीट जो आपकी आई है वो आई है हिंदी की, और ये वेब की दुनिया से डाउनलोड किया हुआ पोस्टर है, तो देख के हंसना मत। ये जो आज की पोएम है, जो कविता है, वो राम लक्ष्मण परशुराम संवाद के ऊपर है। तो हम पिछली क्लास में भी इसी को पढ़ रहे थे, पिछले ट्यूसडे को भी हमने, पिछले वेडनेसडे को भी हमने यही डिस्कस किया था। उसमें स्टार्ट हुआ था जिसमें आपने देखा था कि परशुराम जब आते हैं तो वो देखते हैं कि राम ने जो शिव जी का धनुष था वो तोड़ दिया है, और उससे वो बहुत गुस्सा हो जाते हैं, और गुस्से में वो कहते हैं कि ये किसने किया, कौन है जो मुझसे शत्रुता मोल लेना चाहता है। तो आज उससे आगे पढ़ते हैं कि लखन कहा हंसी हमरे जाना, सुनहु देव सब धनुष समाना, का क्षति लाभु जून धनु तोरे, देखो राम नयन के भोरे, छूटत टूट रघुपति ना दोसु। तो इस तरीके से पोएम है, आप पढ़ लीजिए इस पोएम को। इसका हम सार पढ़ लेते हैं कि सार क्या है। इसका भावार्थ में वो कहते हैं कि लक्ष्मण ने व्यंग्य करते हुए कहा कि हमें तो सभी धनुष एक ही समान लगते हैं, एक दो धनुष के टूटने से कौन सी लाभ हानि हो गई। उनको ऐसा कहते देख राम उन्हें तिरछे नैनों से निहार रहे हैं। लक्ष्मण ने आगे कहा कि यह धनुष तो श्री राम के छूने भर से टूट गया था, आप बेकार में ही क्रोध कर रहे हैं। इस पर परशुराम ने फरसे की ओर देखते हुए कहा कि शायद तुम मेरे स्वभाव के बारे में जानते नहीं हो, मैं अभी तक तुमको बालक समझकर तुम्हारा वध नहीं कर रहा हूँ, तुम मुझे किसी सामान्य ऋषि की भांति समझने की भूल कर रहे हो। मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ और सारा संसार मुझे क्षत्रिय कुल के विनाशक के रूप में जानता है। मैंने अपने भुजबल से इस पृथ्वी को कई बार क्षत्रियों से विहीन किया था और इस पृथ्वी को जीतकर ब्राह्मणों को दान में दिया है। मैंने सहस्रवाहु को बुरी तरह से मारा था। मेरे फरसे को गौर से देख लो, तुम तो अपने व्यवहार से उस गति में पहुंच जाओगे, परंतु तुम्हारे माता पिता को असहनीय पीड़ा होगी। मेरे फरसे की गर्जना सुनकर ही गर्भवती स्त्रियों को गर्भपात हो जाता है। तो इस तरीके से आप देखोगे अतिशयोक्ति करते हुए परशुराम ने अपने बारे में बताया कि वे कितने खतरनाक हैं, किस तरीके से उन्होंने क्षत्रियों को मारा। अब प्रश्न उत्तर देखते हैं और उसके साथ ही बाकी समझेंगे। तो पहला है भी क्या कहकर परशुराम ने अपनी वीरता का परिचय दिया, पद में पढ़कर अपने शब्दों में लिखिए। तो वैसे तो देखिए बहुत सारी बातें लिखी बोली परशुराम ने। उन्होंने बोला कि मैं तुम्हारा वो हाल कर दूंगा कि तुम्हें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन तुम्हारे माता पिता को बहुत पश्चाताप होगा।
उन्होंने बोला कि मेरे फरसे की गर्जना सुनकर गर्भवती स्त्रियों का गर्भपात हो जाता है। उन्होंने बताया कि किस तरीके से उन्होंने सहस्त्रबाहु को ख़त्म किया था और इस पृथ्वी के सारे क्षत्रियों को ख़त्म किया। तो इस तरीके से उन्होंने अपना परिचय दिया। देख लेते हैं एक बार। परशुराम ने बोला कि मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ और सारा संसार मुझे क्षत्रिय कुल के विनाशक के रूप में जानते हैं। मैंने अपने भुजबल से इस पृथ्वी को कई बार क्षत्रियों से विहीन किया है। मैंने सहस्त्रबाहु को बुरी तरह से मारा था। तो ये उन्होंने अपने बारे में कहा था। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न है कि भाव बताइए। लखन कहा हंसी हमरे जाना, सुनहु देव सब धनुष समाना। बेटा ध्यान से देखिए, जो पहली लाइन है वो ये है, बिल्कुल पहली लाइन कि लखन कहा हंसी हमरे जाना, सुनहु देव सब धनुष समाना। लेकिन जो दूसरी लाइन है, बोले चितई परसु के ओरा, रेसठ सनेहु सुबहु न भोरा, ये दूसरे पैराग्राफ की दूसरी जो इकाई है, दूसरी जो है उस जो इकाई है उसका ये लाइन है। तो ध्यान से देखिए, सबसे पहली लाइन और चौथी लाइन, इन दोनों का सार मैंने लिखा है। अगर आप पूरा सार लिखना चाहें तो देखिए, पूरा सार यहां से लेके और यहां तक है, पूरा सार अगर आप लिखना चाहो। और अगर सिर्फ इन दोनों लाइनों का सार लिखना चाहो तो इन दोनों लाइनों का सार मैंने ये लिखा है कि लक्ष्मण व्यंग करते हुए कहते हैं कि हमें तो सभी धनुष एक ही समान लगते हैं, एक धनुष टूटने से कौन सी लाभ हानि हो गई, ये पहली लाइन का है। और दूसरा है कि अपने फरसे की ओर देखते हुए परशुराम कहते हैं कि तुम शायद मेरे स्वभाव के बारे में नहीं जानते हो। तो ये दूसरा प्रश्न हो गया। तीसरा प्रश्न देखते हैं। पिछली कार्य पत्रिका में आपने अनुप्रास अलंकार के बारे में पढ़ा, उसी आधार पर प्रस्तुत पद में अनुप्रास अलंकार के 2 उदाहरण छांट कर लिखिए। तो बेटा एक तो मैंने आपके सामने छांट दिया है, बालक बोले बदहु नहीं तो ही। एक आपको अपने आप करना है। अभी छोटा सा काम आपको दे रहा हूं, इसमें इतना घबराने वाली बात नहीं है कि क्या करोगे। वैसे अगर देखोगे तो यहाँ ये एग्जाम्पल है, भुजबल भूमि भूप बिनुकीनी, जिसमें एक ही समान की साउंड आती है, जो आवाज़ आती है स्टार्टिंग में एक जैसी आती है, वो होते हैं। तो एक तो मैंने लिख लिया, दूसरा आपने बिल्कुल अपने आप लिखना है। हिंट मैंने दे दी, बालक बोली बंधहु भुजबल भूमि भूप, तो ये आप लिख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, चौथा प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न है कि लक्ष्मण और परशुराम के संवाद का जो अंश आपको सबसे अच्छा लगा उसे अपने शब्दों में संवाद शैली में लिखिए। तो संवाद शैली में मैंने लिख दिया, 2 ही लिखे हैं, ज़्यादा नहीं लिखे। तो लक्ष्मण कहते हैं कि हमें तो सभी धनुष एक ही समान लगते हैं, 1-2 धनुष के टूटने पर कौन सी लाभ हानि होगी। जिस पर परशुराम कहते हैं कि तुम शायद मेरे स्वभाव के बारे में नहीं जानते। अब इसके बाद परशुराम का बहुत बड़ा डायलॉग था, मैंने सिर्फ एक ही लाइन लिखी है। आप चाहें तो पिछली क्लास में जो आपने हिंदी की कक्षा में पढ़ा था, हमने जो डिटेल में जो वर्कशीट डिस्कस करी थी, उसके स्टार्टिंग की 2-3 संवाद, लक्ष्मण और परशुराम के बीच के संवाद यहाँ ऊपर लिख सकते हैं और तब इसको अपनी कॉपी में लिखिए। तो बच्चों, ये आपकी आज की वर्कशीट पूरी हुई। हम आपसे मिलेंगे कल फिर दोबारा कल की वर्कशीट के लिए। तब तक के लिए स्टे हेल्दी एंड स्टे सेफ।